Hey guys, how are you all? I hope you are fit, fine, and healthy and preparing well for your upcoming examinations. Welcome to MIQ Education. This is Siv Sigarwal, and today we will discuss some important questions of physics that were previously asked or there's chance to be asked in Air Force X Group examination. Before we begin, subscribe to MIQ Education and press the bell icon for more videos. Let's start our topic. This is the first question of today's lecture. The density of uranium is of the order of, जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है यूरेनियम का, वो किस ऑर्डर का होता है वो बताना है. इसका सॉल्यूशन करते हैं. इसका सॉल्यूशन हमारे पास ये रहा. तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हमारे पास पता है हमें मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ द यूरेनियम. तो हम वहाँ से निकाल लेंगे मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन से. तो हमारे पास मास ऑफ यूरेनियम आ जाएगा. तो मास आने के बाद क्या है, वॉल्यूम किस ऑर्डर का होता है उसका, 10⁻15. तो रेडियस होती है 10⁻15 की, -15 की, 10⁻⁻15 की ऑर्डर की. तो वॉल्यूम कितना होगा उसका क्यू कर देंगे, तो 10⁻45 मीटर क्यू का होगा. तो डेंसिटी निकाल लेंगे यहाँ से हम. डेंसिटी निकल जाएगी हमारी 10⁻20 किलोग्राम पर मीटर क्यू. तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ. इफ द टेम्परेचर एट बी एंड सी आर T1 एंड T2 रेस्पेक्टिवली देन इट इज टू बी कंक्लूडेड. तो हमें बताना है अगर V पर है T1 और C पर है T2 टेम्परेचर, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा. तो हम यहाँ देख पा रहे हैं जो वॉल्यूम है V का वो ज़्यादा है C से, और जो प्रेशर है V पे वो भी ज़्यादा है C से. तो यहाँ क्या होगा, टेम्परेचर एट B1, सॉरी B पे टेम्परेचर कितना है हमारा, B पे टेम्परेचर दे रखा T1, तो हमारे पास T1 जो है वो क्या होगा, कम होगा बजाय T2 के. क्या होगा, T1 इज स्मॉलर देन T2. तो हमारा ऑप्शन होगा C. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ. द पार्ट्स ऑफ द ग्राफ शोइंग द एडियाबेटिक प्रोसेस आर. कौन सा पार्ट ग्राफ का एडियाबेटिक प्रोसेस शो कर रहा है. तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है. यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस है AD और कौन सी है BC. तभी यही तो एडियाबेटिक प्रोसेस हो रही है. तो हमारे पास आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर C, AD एंड BC. तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ. इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट द स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी विल बी. तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट है, जो स्लोप होता है ग्राफ का किस किस के बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो वो किस ऑर्डर का होता है तो बताना है. तो यह सॉल्व करने पर हम सॉल्व करते हैं इसे. तो सॉल्व कैसे करेंगे, EV0 किसके इक्वल होगा, 1/2 mv², काइनेटिक एनर्जी के. तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी के. तो H न्यू माइनस H न्यू नॉट, तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं. तो यहाँ से निकला V0 इज इक्वल टू H/E न्यू माइनस H/E V न्यू नॉट. तो अकॉर्डिंग टू पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या दे रखा है, H/E क्या है, H की वैल्यू क्या है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और E की वैल्यू है 16.10⁻19. तो हमारा आंसर होगा 4.125 इंटू 10⁻⁻15. तो यही है हमारा जो स्लोप होगा जो ग्राफ का स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंस्टेंट फ्रीक्वेंसी का, वो किस ऑर्डर का होगा, 10⁻⁻15 ऑर्डर का. तो हमारा आंसर होगा 15, ऑप्शन नंबर C. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ. द डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज 5 times द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन. द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट इज, जो डिस्टेंस दे रखी है प्लैनेट की सन से वो 5 times है, कितनी, जितनी कि अर्थ और सन के बीच में है. तो हमें टाइम पीरियड बताना है उस प्लैनेट का. तो निकालते हैं टाइम पीरियड. तो कैसे निकाल पाएंगे, हमें दे रखा है टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के क्यू के इक्वल होता है. ये केपलर लॉ बताते थे हमें, केपलर लॉ ही तो बताते थे.
तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, T1 अपॉन T2 का स्क्वायर इक्वल टू R1 अपॉन R2 का क्यूब। तो यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन सन और अर्थ के बीच में क्या है, R, और डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन के बीच में क्या है, 5R। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो T2 इज इक्वल टू 5⁵2 अपॉन T। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन एंड हीलियम गैस एट 300 केल्विन इज। जो रेशियो होता है स्पीड्स का, साउंड की स्पीड का नाइट्रोजन और हीलियम गैस में 300 केल्विन के टेम्परेचर पर, तो कितना होता है, तो निकालते हैं। तो क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस क्या होता है, अंडर रूट वी अपॉन रो। तो रो क्या है, डेंसिटी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ 1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 अपॉन रो, मतलब 1 अपॉन डेंसिटी। तो हेंस बी एन अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हीलियम इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ हीलियम अपॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन की पावर 1/2। तो यहाँ से हम निकाल पाएंगे, तो यहाँ पे डेंसिटी मास के इक्वल होती है, मास इंटू वॉल्यूम भी तो होता है डेंसिटी। तो मास ऑफ हीलियम अपॉन मास ऑफ नाइट्रोजन की पावर 1/2। तो यहाँ मास रख देंगे, उनकी वैल्यूज रख देंगे, तो हमारे पास आंसर होगा। तो वही तो दे रखा है। तो मास क्या होता है 4 और इसका होता है नाइट्रोजन का 28। तो 1/7 तुम्हारा होगा 1/√7। तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशंस निकालनी है। तो क्या होती है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये क्या है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। तो V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वर्क क्या होती है, mL2T-2, और चार्ज की Q, क्योंकि वहाँ हमें Q के उसमें ही पूछा है, AT के रेस्पेक्ट में नहीं पूछा। तो क्या हो गया, तो ऊपर कर देंगे Q, -1 आ जाएगा। तुम्हारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ए गैस मिक्सचर कंटेन्स ऑफ 2 moles ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 moles ऑफ आर्गन एट टेम्परेचर T, नेग्लेक्टिंग और वाइब्रेशनल मोल्स, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। हमें क्या निकालना है, टोटल इंटरनल एनर्जी सिस्टम की। तो एक गैस है जिसका मिक्सचर है 2 मोल ऑक्सीजन और 4 मोल आर्गन के, और टेम्परेचर कितना दे रखा है T। तो हमें क्या निकालना है, उनकी टोटल इंटरनल एनर्जी निकालनी है। तो टोटल इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए नंबर ऑफ फ्री रेडिकल्स कितने होंगे ऑक्सीजन में, 3 + 2 5, और नंबर ऑफ फ्री रेडिकल्स ऑफ आर्गन 3। तो टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी क्या होगी, ई ऑक्सीजन की एनर्जी प्लस आर्गन की एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही है, तो यहाँ से निकाल लेंगे आप। 2 मोल इंटू रेडिकल्स कितने, 5 रेडिकल्स 1/2 RT, 4 मोल्स इंटू 3 और 1/2 RT। तो यहाँ से वैल्यू निकल आएगी 5 RT + 6 RT 11 RT। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 2 आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स आर गिवन पॉजिटिव चार्जेस Q1 and Q2 where Q1 is greater than Q2 respectively. If they are now brought closer to each other for a parallel plate capacitor with capacitance C, the potential difference between them is। तो हमें कह रहा है दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, जिसमें Q1 बड़ा है Q2 से, और वो पास लाए जाते हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के C के, और जिसका पोटेंशियल कितना होगा उनके बीच में। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा निकालते हैं। तो हमारे पास पहले चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E = Q1/2ε0A, और दूसरे चार्ज के लिए Q2/2ε0A। तो हमारे पास दोनों आ गए, तो दोनों हमारे पास क्या होगा, E = E1 - E2, तभी तो निकलेगा। तो E1 - E2 = Q1 - Q2/2ε0A। तो ये हमारे पास E की वैल्यू आ गई। तो V क्या होता है, ED, E × D। तो एक E क्या है यहाँ पे, Q1 - Q2/2ε0A × D। तो हमारी वैल्यू आ गई। और C की वैल्यू कितनी होती है, ε0A/D तो होता है, तो उसे क्या लिख देंगे हम, 2C। तो B कितना आ गया, Q1 - Q2/2C। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर
Q1 माइनस Q2 अपॉन 2C। तो ऑप्शन नंबर डी। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? बीटा रेज आर सेम एज कैथोड रेज, जो बीटा रेज हैं वो कैथोड रेज की इक्वल होती हैं, सही बात है। बीटा रेज नेगेटिव होती हैं, कैथोड रेज भी नेगेटिव होती हैं। और गामा रेज आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, ये गलत है। गामा रेज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को नहीं कहते, गामा रेज तो अलग ही होती हैं। गामा रेज होती हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स अलग होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स आर सिंगली आयोनाइज्ड, हीलियम एटम, से भी गलत है। हीलियम के एटम थोड़ी ना होते हैं अल्फा पार्टिकल्स, हीलियम के होते हैं पर सिंगल थोड़ी ना होते हैं, वो डबल होते हैं। आयोनाइज्ड। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स हैव एग्जैक्टली द सेम मासेस, ये भी गलत है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सेम मासेस नहीं होते। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। ए कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 8.4 मिली हेनरी एंड रेजिस्टेंस 6 ओम is connected to a 12 volt battery approximately. How much time it takes to attain a current of 1 ampere? तो कितना टाइम लेगी अगर कोई कॉइल है इंडक्टेंस की 8.4 मिली हेनरी का और रेजिस्टेंस है उसका 6 ओम और वो 12 वोल्ट की बैटरी में अटैच्ड है, तो वो कितना टाइम लेगी एक एम्पियर करंट पाने में? तो सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आई मतलब करंट का फॉर्मूला होता है बी अपॉन आर, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस इंटू 1 माइनस ई की पावर आर टी अपॉन एल। तो यहाँ से हम निकालेंगे आई की वैल्यू। तो वी की वैल्यू दे रखी है 12 और आर की वैल्यू दे रखी है 6। 1 माइनस ई की पावर टी 6t हो जाएगा और 8.4 एल कितना दे रखा है 8.4 मिली हेनरी, तो 8.4 इंटू 10⁻³ तो अगर मैं दोनों में से यहाँ पे हम सॉल्व करता हूँ तो 2 कॉमन ले लेता हूँ और दोनों तरफ क्या ले लेता हूँ, लॉग ले लेता हूँ। तो लॉग लेने से तो ये साइड है ये वाली, तो ये क्या आ जाएगी -6 इंटू 10⁻³ अपॉन 8.4, इधर क्या आ गया लॉग ई 1/2। तो हम सॉरी टी मेरे से 2 बार लग गया, एक गलत है, तो एक ही बार टी आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा वैल्यू 6 इंटू 10⁻³ अपॉन 8.4। तो हमारे पास ये किसके इक्वल होगा माइनस, और हाँ लॉग 1/2 की वैल्यू होती है 0.693 जो आपको दे रखी होगी क्वेश्चन में या फिर कहीं भी। तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, t इज इक्वल टू 1.0 mm/सेकेंड, ये वाला आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। ए डाइस लाइक रियल विद A dies like reel with massless thread unrolls itself while falling vertically downward. The acceleration of its fall is, एक कोई मान लीजिए कोई रील है जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ऊपर से नीचे की वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है और उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो सिंपल है, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखिए अगर कोई थ्रेड है इस पे लगा हुआ है ये और इस पे आ रही है नीचे, तो ये इसकी रेडियस है जो डिस्क दे रखी है और इस पर टेंशन डेवलप होगी और टेंशन डेवलप होगी तो मास नीचे की तरफ है mg इसका और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। तो टेंशन क्या होगी, तो टेंशन होगी mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, और यहाँ से t को कैसे लिख सकते हैं m माइनस जी माइनस ए, m इंटू जी माइनस ए। तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है यहाँ पे टेंशन टी और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है आर, कितना हो रहा है रेडियस के बराबर डिस्प्लेसमेंट ही तो हो रहा है, तो टी इंटू आर। और ये किसके इक्वल होगा आई अल्फा के, किसके इक्वल होगा, रोटेशनल एनर्जी में क्या होता है आई अल्फा। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं इनकी इसकी। तो जो हमारे पास दे रखा होगा दोनों को कंपेयर करने के बाद कंपेयर करेंगे तो एम टी की वैल्यू लगा देंगे यहाँ से एम जी माइनस ए इंटू आर और इसकी वैल्यू लगा देंगे आई क्या होता है रोटेशनल मोशन एक स्फीयर का एम आर स्क्वायर अपॉन 2 और ये क्या होता है ए अपॉन आर, अल्फा क्या हो गया एक्सेलरेशन अपॉन रेडियस। तो हमारे पास ए निकल के आया यहाँ से ए ये रहा ए इज इक्वल टू 2/3 g। तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। द वर्क डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इनमें से किस प्रोसेस में जो वर्क डन है वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगा?
तो सबसे पहले दे रखा है आपको आइडियाबैटिक प्रोसेस। आइडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? आइडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, जो हीट एक्सचेंज होता है वो कितना होता है? जीरो। जो हीट एक्सचेंज जीरो होता है, मतलब हीट एक्सचेंज ही नहीं होती, तो वर्क डन किसके इक्वल होगा? इंटरनल एनर्जी के इक्वल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में नहीं होता ऐसा कुछ भी, और आइसोक्रोनिक में भी नहीं होता। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपको बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आ गए होंगे, और उम्मीद है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।